हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। हमने कल आपको एमबी का पार्ट 39 पढ़ाया, जिसमें हमने आपको कल ही इस बात से अवगत करा दिया था कि अब अगली जो वीडियो आएंगी वो दो दो सेट की होंगी, लेकिन उनमें क्लोज टेस्ट मिस होगा। यानी कि क्लोज टेस्ट आपको खुद से करना है, या फिर आने वाले दिनों में कभी क्लोज टेस्ट की मैं एक साथ एक वीडियो बना दूंगा जिसमें सिर्फ क्लोज टेस्ट होगा 5 से 7 सेट का। यस, या फिर मैं ऐसा करूँगा। लेकिन फिलहाल आज मैं वीडियो में क्लोज टेस्ट ना पढ़ा करके दो वीडियो एक साथ पढ़ाऊंगा, 40-41 एक साथ और 42-43 एक साथ। यानी कि दो वीडियो अब सुबह और दो वीडियो शाम में एक साथ ये कवर हो जाएंगी। यानी कि दो सेट एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे, ऐसा कह सकते हैं आप। यस, तो आज का जो सेट है वो है सेट नंबर 40, इसके बाद करेंगे 41। समय व्यर्थ ना करते फटाफट से सेट पर चलते हैं। ये रहा आपका सामने सेट का पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि सेवरल ग्रेट बैटल्स टुक प्लेस अमंग द ब्रिटिश एंड द अमेरिकन्स। यहाँ पे कह रहा है कि सेवरल बैटल्स जो हैं लड़ी गई किस किसके बीच में, ब्रिटिश और अमेरिकन के बीच में। यहाँ एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ साथ साथ कि कुछ बच्चे जो हैं थोड़ा सा लापरवाही के साथ रूल्स को रटते हैं, जैसा कि बुक में उन्हें समझाया जाता है। और सबसे दुख की बात यह है कि उनके टीचर्स भी उनको बिल्कुल वैसे ही रटवा देते हैं रूल्स को। लेकिन अगर आप उसको गहराई से समझें तो रूल्स फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रूल्स आपकी मुट्ठी में होंगे। जैसा आप मुझे देखते हैं कराते समय कोई भी रूल मुझे कभी भी याद आ जाता है, ऐसे ही आपके साथ भी हो जाएगा थोड़े दिनों बाद। बस आपको मेरे तरीके से पढ़ना है। अभी तक जो आपने तरीके पढ़ रहे थे उनको डिलीट कर दीजिएगा बिल्कुल अच्छे से। यस, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने आपको बेकार पढ़ाया है, लेकिन वो शायद काम के ना हो आपका। यस, इसलिए जरा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि सेवरल ग्रेट बैटल्स टुक प्लेस अमंग द ब्रिटिश एंड द अमेरिकन। एक बात मैं आपको बता दूं सबसे पहले तो, कि यहाँ पे लोग आप बिटवीन लगाएंगे और ये सही भी है, क्योंकि दो को देखते हुए बिटवीन लगा देंगे। चलिए, आपको मार्क्स मिल गया, खुश। लेकिन एक सेंटेंस आपके सामने ये रहा, द स्वीट डिस्ट्रीब्यूट डैश राम हरि सुनील राघव एंड, चलो मेरे नाम लिख लेते हैं, याद नहीं आ रहा कोई नाम, कमाल हो गए, सौरव। द स्वीट डिस्ट्रीब्यूट डैश राम हरि सुनील राघव एंड सौरव। यहाँ पे, और तो मेरी एक मिस्टेक होगी, डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। यहाँ पे एक चीज़, अगर कोई भी बच्चा नॉर्मली लगाए और उसको ऑप्शन मिले अमंग और बिटवीन में से कोई एक लगाने का, तो मैं मानता हूँ कम से कम 70% स्टूडेंट, 70 से भी ज़्यादा बच्चे अमंग लगाएंगे। बिकॉज 1 2 3 4 5 लोगों में ये चीज़ बढ़ रही है इसीलिए। लेकिन आपको एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता चलूँ, जब बांटने वालों के नाम या कोई भी चीज़ ऐसी जो कि निश्चित हो, तब आप हमेशा इस कंडीशन में बिटवीन लगाएंगे। पहली बात तो ये, क्या लगाएंगे, बिटवीन। और दूसरी बात ये भी है कि बिटवीन और एंड का होता है जोड़ा, पेयर। इस वजह से भी यहाँ पे बिटवीन आएगा, आपको एंड दिख रहा होगा यहाँ। यस, बिटवीन और एंड का होता है पेयर। सेम सेंटेंस में यहाँ भी था, एंड दिख रहा था मुझे, तो मुझे यहाँ अमंग की जगह बिटवीन लगाना था। यस, इसलिए यहाँ पे बी पार्ट में मिस्टेक है। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। द स्ट्रीम गरगल्ड कॉन्टेंटली एज इट स्लोड टू राउंडिंग द बैंड। ये बहुत टूचा हो गया सेंटेंस, पहले भी कई बार इसके बारे में मैं चीख चीख के आपको बता चुका हूँ कि भाई टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है 97%। 3% ही वो केसेस है जहाँ पर टू के बाद एनजी आती है, लेकिन वो एक केसेस नहीं है। तो यहाँ पे टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी राउंड, ना कि राउंडिंग, इसलिए इसके हो जाएगी सी पार्ट में एरर। किस पार्ट में हो जाएगी एरर इसके, सी पार्ट में एरर। थोड़ा सा और मैंने इसको बड़ा कर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट पे, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। कह रहा है कि द क्रिमिनल चेंज हिज नेम टू एन डैश इन ऑर्डर टू एल्यूट द पुलिस। अब यहाँ पे बात है, एन आ चुका है, एन के बाद कोई ऐसा वर्ड आएगा जो कि साउंड वाउ से शुरू हो, हालांकि चारों ही वर्ड वाउ से शुरू हो रहे हैं। द क्रिमिनल चेंज हिज नेम, उसने अपना नाम चेंज कर लिया थ्रू डैश टू एन डैश इन ऑर्डर टू एल्यूट द पुलिस। एल्यूट का मतलब होता है बच निकलना, पुलिस से बच निकलने के लिए। अल्टरनेटिव, किसी चीज़ का कोई सोल्यूशन होना, उसकी जगह पे ये। एलियाज, काल्पनिक नाम। ऑप्शन अनट्रू, तो इसका आंसर हो जाएगा एलियाज काल्पनिक नाम। द क्रिमिनल चेंज हिज नेम टू एन एलियाज इन ऑर्डर टू एल्यूट द पुलिस। द डैश
माई हस्बैंड एंड आई हैड वॉज सो लाउड इट वर्क अवर चिल्ड्रन, सॉरी इट वोक ओवर चिल्ड्रन, वोक मतलब जागना, वीक सॉरी वेक की सेकंड फॉर्म है जी, रल जाता हूँ कई बार मैं भी भाई, देखो जब हम जैसे रल रहे हैं तो फिर रल कोई भी सकता है एग्जाम में, इसलिए थोड़ा सा सावधान होकर बैठा करें आप। यस, यहाँ पे वेक होती है फर्स्ट फॉर्म, वोक होती है सेकंड फॉर्म। यस, तो द डैश माई हस्बैंड एंड आई हैड वो सो लाउड इट वोक आवर चिल्ड्रन, यानी कि अब किस बात पे बच्चे उठेंगे, मोरल नैतिक पे, कोरल मूंगा फूल की जो गुलाब के फूल की जो पंखड़ी होती है उसको बोलते हैं, और लिबरली मतलब इनाम, या फिर क्वारल झगड़ा, तो झगड़े पे उठेंगे, इन सब चीज़ों से तो उठने से रहे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। अब आपको फटाफट से वोकेबलरी है, मैं इसको स्पीड से पढ़ा रहा हूँ जिससे कि आप लोग तेजी से पढ़ लें। पहला वर्ड है लाइटर, यानी कि कूड़ा कचरा। पहला वर्ड है थ्रेश, कचरा, यानी कि इसका आंसर यही हो जाएगा, कचरा है। उसके आगे ऑर्डर आपको पता ही है, प्रोसेस आपको पता है। उसके बाद आपका वर्ड है आपका सिस्टम, ये भी आपको पता ही है। नेक्स्ट वर्ड है ओब्लिटरेट। ओब्लिटरेट का होता है पूरी तरह समाप्त कर देना, पूरी तरह से किसी चीज़ को समाप्त कर देना। कंस्ट्रक्ट बनाना, एनिहिलेट समाप्त कर देना, रिवाइव पुनर्जीवित करना, इनिशिएट मतलब प्रारंभ करना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एनिहिलेट। नेक्स्ट है आपके एंटोनियम्स। एंटोनियम्स का पहला वर्ड है आपका स्क्रिम्प। स्क्रिम्प का मतलब होता है आपका खर्चे में बहुत अधिक कटौती करना, बहुत कमी कर देना खर्चे में। ऑप्शन है इसका पहला स्किम्प। स्किम्प का मतलब होता है किफ़ायत करना, यानी कि कंजूसी तो नहीं कहेंगे, लेकिन किफ़ायत तरह से काम करना, यानी कि सोच समझ के खर्च करना, इस तरह से कर सकते हैं आप इसको। उससे अगला है कंजर्व, कंजूसी करके। स्क्वेंडर, दिल खोल के खर्च करना, और कर्टेल मतलब कमी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्क्वेंडर, जी खोल के खर्च करना। अगला वर्ड आपका गज़ल। गज़ल मतलब बहुत अधिक खाना, बहुत अधिक खाना कुछ भी चीज़। तो पहला वर्ड है आपका कॉरियस, यानी कि खूब शराब पीना। उससे अगला वर्ड है आपका क्या ये स्टार्व, यानी कि भूखमरी। उससे अगला वर्ड है आपका इम्बाइब। इम्बाइब कौन होता है कि जैसे कि पीना कुछ भी चीज़ को। और उससे अगला वर्ड है आपका क्वाफ। क्वाफ मतलब गटा कर पीना। यस, इसका आंसर हो जाएगा आपका स्टार्व, यानी कि भूखमरी। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट है आपका एडियम टू हैव साई ऑफ रिलीफ, यानी कि राहत की सांस लेना, बहुत बड़ी राहत की सांस लेना, इस तरह से आप बोल सकते हैं इसका आंसर। चलते हैं इसके ऑप्शन पे। ऑप्शन क्या क्या हमारे हमको देख लेते हैं एक बार फटाफट से। ये रहे ऑप्शन। टू बिकम वेरी टायर्ड विद रूटीन और बोरिंग वर्क, टू सडनली फील वेरी हैप्पी बिकॉज समथिंग अनप्लीजेंट हैज़ नॉट हैपन्ड और हैज़ एंडेड, टू फील एक्सट्रीमली सैड, जी नहीं, इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ बी। यस, टू बी ऑन क्लाउड 9, यानी कि बहुत अधिक खुश होना, बहुत अधिक खुश होना। टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी। सेंटेंस नंबर 11 का सेंटेंस यहाँ पर है, लेकिन ऑप्शन है आपका उधर, लेकिन काम यहीं से हो जाएगा आपका। जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पे कह रहा है कि शी वॉज अनईजी बिकॉज शी नेवर बी ऑन अ प्लेन बिफोर। बिकॉज एज ए कंजक्शन यह काम कर रहा है, बिकॉज दोनों ही तरफ सेंटेंस के वर्ब आई हुई है। जब भी किसी वर्ड के दोनों तरफ वर्ब हो तो वो दिया गया वर्ड आपका कंजक्शन कहलाएगा। पास्ट में चल रहा सेंटेंस, यहाँ भी सेंटेंस पास्ट में होना चाहिए। अब पास्ट के लिए यहाँ कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास क्लियर हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो ध्यान रखें कि मैंने आपको बताया कि सेंटेंस कभी भी बिना वर्ब के नहीं बन सकता, ये ध्यान रखें आप। कोई भी सेंटेंस दुनिया का बिना वर्ब के नहीं बन सकता। अब यहाँ पे बी लगा दिया है, देखिए बी तब आएगा जब बी की कोई वर्ब ना आ पा रही हो। बी की फैमिली में बहुत सारी वर्ब है, इज एम आर वॉज वर। यस, ये बी की फैमिली में आती हैं, इज एम आर वोज वर। जब इस फैमिली से कोई वर्ब ना आ पा रही हो तब आप बी लगाएं, अन्यथा नहीं। और बी अपने आप में फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, तो भी सेंटेंस प्रेजेंट में है, ये भी ध्यान रखें आप। बी फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में वॉज वर्ब, थर्ड फॉर्म में बी, तो वैसे भी गलत है। चलते हैं ऑप्शन पे, कौन कौन से इसके ऑप्शन सही हो सकते हैं। अगर मैं बात करूँ पहला ऑप्शन की तो हैड नेवर बीन, पास्ट में जा रहा है, नेवर बीन थर्ड फॉर्म आ जाएगी, जबकि आपको थर्ड फॉर्म कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं लग सकती, इसलिए बाहर हुआ। इज नेवर बीन, इज लगाने से सेंटेंस प्रेजेंट में हो जाएगा, जबकि सेंटेंस पास्ट में था, तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन बन जाएगा सिर्फ और सिर्फ ए। इसको एक बार फिर समझ लीजिए, मैंने जो थर्ड वाला बताया उसने लगाया नेवर बीन। नेवर बीन का मतलब हो गया नेवर प्लस थर्ड फॉर्म, जबकि बीन यानी कि थर्ड फॉर्म कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के आ ही नहीं सकते, इसी को बोलते हैं हैंडीकैप रूल। नो वन नोस हाउ ही escaped डैश टू पीसेस। नो वन नोस हाउ escape डैश टू पीसेस। अब यहाँ पे आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि escape के बाद हमेशा जिरड फॉर्म आती है। यस, ध्यान रखिएगा आप। तो escape के बाद जिरड फॉर्म आएगी, और बीइंग यहाँ पर आ चुका दो जगह बीइंग, तो इसका मतलब इन दोनों से कोई एक है। दूसरा बी की फैमिली से है, किस फैमिली से है ये,
बी की फैमिली से है। बी की फैमिली में होने का सबसे बड़ा जुर्म ये है कि या तो इसके बाद आईएनजी फॉर्म आएगी या इसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी। अब ये बीइंग के बाद अगर मैं डैश लगाऊं तो ये ना तो आईएनजी है ना थर्ड फॉर्म है, तो आपकी मजबूरी है कि आपको सिर्फ और सिर्फ बी ही लगाना होगा। आप इसके अलावा कोई ऑप्शन लगा भी नहीं सकते। यस, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका वन वर्ड, द अपवर्ड फोर्स दैट अ फ्लूइड एक्सर्ट ऑन अ बॉडी फ्लोटिंग ऑन इट, यानी कि ऊपर की तरफ फोर्स लगाना जिससे कि बॉडी जो है ऊपरी तौर पर सिर्फ तैरती रहे। तो पहला वर्ड है अपथ्रस्ट, यानी कि उत्प्लावन बल। आपने इसको फिजिक्स में पढ़ा होगा। उत्प्लावन बल यानी कि जब किसी बल पर उसी की विपरीत दिशा में कोई दूसरा बल लग रहा हो। जैसे कि आपने कोई चीज डुबाई, लाइक आपने कोई मग्गा ले लिया, यानी कि नहाने का मग्गा, आप उसको डुबाएंगे जब पानी में उल्टा करके तो उतना ही फोर्स नीचे से लगेगा आपकी तरफ। आप नीचे डुबाएंगे वो ऊपर को भाग आएगा, उसी को बोलते हैं उत्प्लावन बल, फिजिक्स का है। प्लंज गोते लगाना, सबमर्ज डुबकी लगाना, और कैप्साइज नाव को उलटना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अपथ्रस्ट। द यूज ऑफ आयरनी टू मोक और कन्वे कंटेम्प्ट। आयरनी का बोलते हैं व्यंग, किसी के ऊपर मजाक के रूप में कोई व्यंग कसना। पहला वर्ड है सैंक्शन, स्वीकृति देना। फ्लैटर चापलूसी, कॉम्प्लीमेंट किसी की प्रशंसा करना। सार्केज्म यानी कि ताना मारना या व्यंग, यानी कि इसका आंसर हो जाना चाहिए मेरे राय में डी। अगला है सेम वर्ड है सारे के सारे, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्पेल करेक्ट है। यस, तो आपको पहले तो मेरे साथ स्पेलिंग देखनी है, जो आपको लग रहा है सही है वो आप आंसर लगा दें। स्पेल है आपकी THRASHING, थ्रैशिंग, यानी कि बुरी तरह पिटाई करना। THRA जी नहीं, THRASH ये भी नहीं होता था, TH ये भी नहीं है, THRASHING, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला वर्ड है आपका कॉन्शियस। यस, उसका स्पेल देखिए CONSENSUS, CONSENSUS, यानी इसका पहला आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका देख लिया CONSENSUS। हाँ, यहाँ डबल एस है इसलिए गलती देखा गया गलत, तो इसका आंसर हो जाएगा C। PQRS सेंटेंस में आया सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया है PQRS करते वक्त भी और वैसे भी ग्रामर में भी कि कोमे से कोमे तक के पार्ट को आप कुछ नहीं मानेंगे। यहाँ उसने कहा ओवर एज फॉर ओवर सेल्स, कोमा, ये खत्म। वी, नया सब्जेक्ट शुरू, नया सब्जेक्ट शुरू, तो आपको ढूंढनी है नई वर्ब। वर्ब कितनों में ये देखिए फटाफट से, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, सिर्फ तीसरे में, यानी कि जेड वाले के पास वर्ब है। जेड से कितने स्टार्ट हो रहे हैं, ए और डी, यानी कि या तो इसका आंसर ए है या डी है, यानी कि आपका बी और सी रेस से बाहर हुए। वी वर कंटेंड विद, यानी कि जेड कन्फर्म है, ये बात सबसे ज़्यादा सिद्ध हुई। अब चलते हैं आगे, किसके बाद क्या हो सकता है, कंटेंट विद, किससे खुश थे, संतुष्ट किससे थे वो, अ गुड वॉश एंड कॉम्बिंग ओवर हेयर, पहले धोएंगे फिर बाल भाए जाएंगे, यानी कि ZYX। इफ देयर इज अ डैश, इफ देयर इज अ डैश कोरस्पॉन्डिंग सेंसेशन काइंड। अब यहाँ पे आपको देखना है कि क्या आंसर हो सकता है, क्या करेक्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट भी आ चुका, वर्ब भी आ चुका, ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। देयर इज अ कोरस्पॉन्डिंग सेंसेशन, अगर यहाँ पे आ के बाद कोरस्पॉन्डिंग लगाते हैं तो इस पहली बात तो ऑप्शन देख लीजिए, सेंटेंस तो जेड से स्टार्ट हो रहा है या फिर वाई से, एक्स से स्टार्ट हो ही नहीं रहा है। देर इज, इफ देर इज अ काइंड, यहाँ पे देर के बाद काइंड नहीं आता, तो काइंड कोई व्यक्ति हो सकता है और व्यक्ति के लिए देर नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा आप। देर तब आता है जब सेंटेंस सब्जेक्ट ना हो, इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट के तौर पर आता है, तो यहाँ पे यह काइंड नहीं आएगा, इसका मतलब सेंटेंस जेड से स्टार्ट होगा। जेड कितनों में है, सिर्फ दो में, ए और बी में, यानी कि दो और इससे बाहर हुए। जेड के बाद इफ देयर इज अ चेंज इन ब्रेन एक्टिविटी ऑफ अ सर्टेन काइंड देयर हैज़ टू बी अ कोरस्पॉन्डिंग सेंसेशन, यानी कि ZYX, इसका आंसर हो जाना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका एक्टिव पैसिव कैरेक्टर, द फायर डिस्ट्रॉयड द होल नेबरहुड। अगर आप देख रहे हो तो आपको सेकंड फॉर्म दिख रही होगी, सेकंड फॉर्म मतलब आपको ढूंढना है वॉज या वर। यस, जैसे आपको सेकंड फॉर्म दिखी, आपको क्या ढूंढना है यहाँ पे, वॉज या वर। वॉज या वर कितनों में है, फटाफट से देख लीजिए, पहले में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में नहीं है। चलिए, दो रेस में शामिल, दो रेस से बाहर। अब इन दो में से किसी एक को शामिल करना है। आपको दिख रही थी सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म दिख रही है तो आपको ढूंढना है वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म, बीइंग नहीं आएगा, यहाँ बीइंग भी दिया गया है, तो ये भी रेस से बाहर, सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर बचता है, बोल दो, बी। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका 20, द एक्यूज्ड, सुंदर सेंटेंस। द एक्यूज सेड टू द जज, लेट मी मीट माई चिल्ड्रन बिफोर आई डाई सर, यानी कि आरोपी ने जज से कहा कि मुझे मेरे बच्चों से मिलने दें मेरे मरने से पहले।
द एक्यूज रिक्वेस्ट, द एक्यूज रिक्वेस्टेड, द एक्यूज बैग्स, द एक्यूज बैग्ड। पहले तो ये एस या ई एस वाले बाहर निकाल दीजिए क्योंकि सेंटेंस पास्ट बनेगा, सेड टू है। अगर यहाँ पे सेज होता तो ऐसा होता। यस, तो ये दो बाहर, ए और सी बाहर, बचा बी और डी। बैग्ड भी आ सकता है, रिक्वेस्ट भी आ सकता है। द जज, टू, लेट, हिम, मीट, हिज, चिल्ड्रन, बिफोर, ही, डाइड। देख रहे हैं सेंटेंस पास्ट में चल रहा है। किस में चल रहा है सेंटेंस? पास्ट में। तो पास्ट की ही वर्ब रहेगी, प्रेजेंट की वर्ब यहाँ नहीं आ सकती, वरना अगर यहाँ डाइड होता तो आपका मरण था पक्का। और आपसे था मेरा, तो मुझे आंसर बताना था, आप मेरे ऊपर डिपेंड है। यस इसलिए तो यहाँ पे फिलहाल मेरा तो खैर काम आसान हुआ और इसका आंसर मुझे मिला। इसका आंसर आपका बी। यस, तो ये था आपका सेंटेंस नंबर 20। यानी कि अगर आप गौर कर रहे हो तो यह सीजीएल का सेट 25 क्वेश्चंस का 20 तक इसमें क्वेश्चन है। उसके बाद आपका है क्लोज टेस्ट इसका मैं नहीं करा रहा हूँ, वो करना है आपको खुद से। हाँ, मैं आपके लिए उसकी एक बार पिक दिखा देता हूँ जिससे कि आप उसे कर सकें अगर करना चाहे तो। यस, ये रहा क्लोज टेस्ट आपका, देख लीजिए एक बार इसको। और ये इसके ऑप्शन स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बस, इसका समय नहीं है। और ये इसके ऑप्शन भी देख लीजिए आप यहाँ पे 21 to 25। यस, अब साथ ही साथ हम लोग चलेंगे सेट नंबर 41 पे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, मैं इसका क्लोज टेस्ट नहीं कराऊंगा। क्लोज टेस्ट नहीं कराऊंगा मतलब नहीं कराऊंगा, ये आपको खुद से ही करना है। अगर आप पे नहीं होता है तो मैं कराऊंगा। हालांकि मेरा ऐसा विचार बन रहा है, ये मेरे मन में सुबह ही आया, कल सुबह, हाँ सुबह नहीं कल सुबह, कि मैं क्लोज टेस्ट का एक अलग से ही वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें 5 से 10 सेट के क्लोज टेस्ट हम लोग बना देंगे। अगर वीडियो छोटी हो तो ठीक, बड़ी हुई तो और भी ठीक। यस, छोटी या बड़ी वीडियो से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वीडियो 5 मिनट की बने या बने 20 मिनट की या बने 1 घंटे की। आपको जो बात समझानी है वो मैं समझा कर रहूँगा। यस, ये प्रण है मेरा भी और आपका भी। आपको भी पूरे प्रण के साथ वीडियो देखनी है, मुझे भी पूरे प्रण के साथ वीडियो बनानी है। इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वीडियो 5 मिनट की या मैं व्यूज़ बढ़ाने के लिए वीडियो डाल रहा हूँ ये वाली। अगर कभी मुझे ऐसा लगा कि वीडियो सिर्फ 5 मिनट की ही रिक्वायरमेंट है तो मैं 5 मिनट की ही डालूंगा, मैं 1 घंटे की वीडियो अपलोड करूँगा ही नहीं। यस, इसीलिए ऐसा किया जाता है। व्यूज़ से कोई ताल्लुक नहीं है इसका, बस यह है कि थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर दी जाती है आपसे कि आप वीडियो को लाइव देखें। यस, ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्रॉफिट आदमी सोचेगा अभी कुछ ना कुछ, समझे बात। तो चलिए फिलहाल चलते हैं सेट नंबर 41 पे। 41 का है सेट नंबर, क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है दे डिड नथिंग दैट वाज डाउन द डिग्निटी ऑफ प्रिंसेस। यानी कि डाउन का मतलब नीचे। यस, दे डिड नथिंग, वैसा कुछ नहीं करेंगे, दैट जो कि वॉज डाउन द डिग्निटी ऑफ द प्रिंसेस। यहाँ एक बात का ध्यान रखिए, डाउन का मतलब होता है लेवल में किसी। यस, किसी का रैंक के लिए आप डाउन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यस, किसी की प्रेस्टीज के लिए आप डाउन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। डाउन मतलब कोई लेवल में गिर जाए। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आपने नीचे गिरा दी बेड पे से या फिर कहीं से भी आपने गिराई तो वो डाउन है। यस, इस तरह से आप उसको ले सकते हैं। यहाँ पर डाउन नहीं आएगा, यहाँ पर आप डाउन की जगह डाउन जैसा ही कोई वर्ड लगा सकते हैं जो कि आपका बिलो द डिग्निटी। बिलो द डिग्निटी मतलब कि असम्मानजनक, असम्मानजनक। तो दे डिड नथिंग दैट वाज बिलो द डिग्निटी ऑफ प्रिंसेस। इस तरह आप इसको ठीक कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 2, व्हाट आर यू डूइंग बाय हियर, क्वेश्चन मार्क्स, यानी कि सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव। यस, अब यहाँ पे बाय लगाने का मुझे कोई मतलब समझ में नहीं आया, क्योंकि बाय लगाने से सेंटेंस बन जाता है आपका फ्यूचर परफेक्ट, जो कि यहाँ नहीं कर सकता मैं चाह करके भी। अगर मैं ऐसा सेंटेंस को बनाऊँ तो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, सारे पार्ट गलत हो जाएंगे। तो भैया ये तो है मेरी समझ से बाहर ऐसा करना। तो व्हाट आर यू डूइंग हियर, बस ये अपना में काफ़ी था। ये तो छोटा सेंटेंस है, आपने इंग्लिश स्पीकिंग में इसका कई बार इस्तेमाल किया होगा। यस, कभी आपको इंग्लिश बोलने की जरूरत पड़ी हो तो पूछ लेते हैं व्हाट आर यू डूइंग हियर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग हेयर या फिर व्हाट आर यू डूइंग बाय हेयर, यानी कि सी पार्ट रॉन्ग है। यस, सेंटेंस नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि डू यू डैश ऑन अ कॉपी ऑफ शेक्सपियर्स हैमलेट। डू यू डैश ऑन अ कॉपी ऑफ शेक्सपियर्स हैमलेट। शेक्सपियर के एक ड्रामे का नाम है हैमलेट। यस, इसलिए डू यू डैश, डू यू चांस ऑन अ कॉपी ऑफ शेक्सपियर हैमलेट, डू यू चांसेस। अब यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान रखें, डू के साथ में चांसेस तो आने से रहा क्योंकि एस या ई एस है, और बाय के साथ भी चांसेस आने से रहा। यस, ये भी ध्यान, अगर आएगा तो बाय चांस आएगा, ये ध्यान दिया आप। बाय चांस या फिर खाली चांसेस, चांसेस आ नहीं सकता बिकॉज पीछे डू है। डू, डज, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ऐसा तो आदिकाल से पढ़ते आ रहे हैं भाई। डू,
डज। डिड के बाद कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे दो तो रेस से बाहर हुए, और बाय चांस बोल देते हैं, यानी कि तुक्का, अपनी भाषा में समझ रहे होंगे आप मेरी भाषा, बिकॉज सब यहीं के हैं रहने वाले, आसपास के ही। तो तुक्का लगा देना, यानी कि बाय चांस, अचानक जिसको बोल देते हैं, यानी कि लक बाय चांस बोलते भी कई बार। तो चांस और प्री चांस। डू यू प्री चांस, डू यू पर चांस, डू यू पर चांस ऑन अ कॉपी ऑफ शेक्सपियर्स हैमलेट, क्या तुम्हें कभी मौका मिला है, तो कैसे ऐसे कहना चाह रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, या फिर बाय चांस होता है इसका आंसर। A police detective often finds himself in the position of having to dash between a lie and a truth. अब आपको यहाँ लगाना है करेक्ट आंसर। हालांकि इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसे ऐसे कंडीशन के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ डिस्टिंग्यूश ही फिट बैठता है, क्योंकि आगे आ रहा है एंड। डिस्टिंग्यूश कौन होता है, किन्हीं दो चीज़ों के बीच में डिस्टिंग्यूश, यस, इन चीज़ों के, जैसे कि डिस्टिंग्यूश जो है हमेशा सिर्फ दो वर्ड के लिए लगता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड है जो सिर्फ दो ही चीज़ों के लिए लगते हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूट, डिवाइड, हालांकि डिस्ट्रीब्यूट ज़्यादा लगता है, लेकिन डिवाइड सिर्फ दो के लिए लगता है। एग्रीमेंट, यस। तो ऐसे वर्ड जो सिर्फ दो के लिए ही लगते हो उसको इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर डिस्टिंग्यूश बिटवीन अ लाई एंड अ ट्रूथ। हालांकि डिस्टिंग्यूश का मतलब होता है अंतर करना, क्या होता है, अंतर करना। तो बस सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये आएगा एक्सटिंग्यूश तो आने से रहा, क्योंकि एक्सटिंग्यूश होता है आग बुझाना, फिनिश मतलब खत्म करना, लैंग्यूज मतलब होता है पीड़ा होना, दर्द होना, लैंग्यूज। चलते हैं अगले पोर्शन पर, जो कि आपका वोकेबलरी पोर्शन, जो कि है आपका पहला वर्ड कह रहा है कोमेमोरेट, यानी कि मिल के याद करना, स्मरण करना, उत्सव मनाना किस चीज़ के बारे में। तो देखते हैं इसके ऑप्शन हमारे पास हैं, ऑप्रोब्रियम कलंक या अपयश, उससे अगला वर्ड है रिप्रोच डांट या अपयश, उससे अगला वर्ड है डिसरिप्यूट, डिसरिप्यूट का मतलब भी ये होगा किसी का सम्मान खत्म करना, सेलिब्रेट मतलब उत्सव मनाना, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा टी। अगला है प्लेबिसाइट, यानी कि प्लेबिसाइट का मतलब होता है जनमत संग्रह, ऐसा संग्रह जहाँ पे सब लोगों को आराम से सहमति हो बोलने की, अनुमति हो बोलने की। ऑप्शन हमारे पास रिफरेंडम, तो इसका जनमत संग्रह हो जाएगा। टायरनी मतलब परेशान करना, अत्याचार करना। डेस्पोटिज्म, यानी कि इसका निरकुत्साही, और मोनार्की मतलब भी होता है ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अकेला शासन करना चाहता हो। इसका आंसर हो जाएगा आपका रेफरेंडम। अगला है आपका एंटोनियम्स, कह रहा है कि रैम्पेज, रैम्पेज मतलब उपद्रव। बिंज बहुत अधिक मौज मस्ती करना। फ्रेंजी बहुत अधिक नाराजगी। हार्मनी यानी कि सौहार्द, मिलजुल कर कर। टर्मोइल यानी कि उथल पुथल कर देना। तो इसका आंसर हो जाना चाहिए मेरी राय में हार्मनी। अगला है ब्लास्फेमस, ब्लास्फेमस बहुत प्यारा वर्ड, धार्मिक अपमान को बोल देते हैं। पायस मतलब पवित्र। प्रोफेन का मतलब भी वही जो इसका मतलब है, और सैक्रिलीजियस का मतलब भी वही जो इसका मतलब है, और इरिलीजियस यानी कि जो रिलीजियस ना हो, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा पायस, पवित्र। अगला है टू हैव समथिंग ऑन द ब्रेन, यानी कि दिमाग में कुछ चलना, दिमाग में कुछ चलना। टू बी ओबेज विथ समथिंग। नॉट वंस कप ऑफ टी, यानी कि अपनी पसंद के मुताबिक ना होना। नॉट वंस चॉइस, दिख नहीं रहा आपको, नॉट वंस चॉइस और प्रीफरेंस। नेक्स्ट है आपका द बैटल टू रेज फॉर सम टाइम, यस, यानी कि आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट पार्ट सोल्व करना है। द बैटल डैश फॉर सम टाइम, ऑप्शन से यहाँ पे खेल शुरू होगा, यस, क्योंकि ऑप्शन का ही सारा खेल यहाँ पे रह गया है, क्योंकि आगे सिंस या फोर प्लस टाइम आ रहा है, आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है आपको, फोर प्लस टाइम। जब भी सेंटेंस में सिंस या फोर प्लस टाइम हो तो आपको हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन में से कोई एक लगाना होगा, प्लस आईएनजी। अब हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन प्लस आईएनजी कितनों में है, जरा ऑप्शन देख लेते हैं, पता चल जाएगा, बड़ी बात नहीं। ये सामने ऑप्शन, इज रैगिंग, जी नहीं। हैज बीन रैग्ड, जी नहीं। हैड बीन रैगिंग, जी बिल्कुल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। शी ग्लांस्ड बैक टू मेक श्योर शी वाजंट टू बी ऑब्जर्व। सेंटेंस नंबर 12, यहाँ पे सेंटेंस को देखते हैं किस फॉर्म में चल रहा है। शी ग्लांस्ड बैक टू मेक श्योर दैट शी वाजंट टू बी ऑब्जर्व। अब वाजंट टू बी उसने लगाया, तो यानी कि सेंटेंस को बना दिया उसने आपका कंपल्सन, जबकि यहाँ पे कंपल्सन सेंटेंस की कोई रिक्वायरमेंट मेरे राय में नहीं है, क्योंकि सेंटेंस चल रहा है पीछे सिंपल। सिंपल सेंटेंस चल रहा है तो आपको सिंपल सेंटेंस में रखना चाहिए, या फिर इसको बनाओ सिंपल सी बात पैसिव, यस। या तो आप इसको लगाओ वारंट तो आने से रहा सी के साथ में, तो ये तो बाहर हो जाएगा। या तो ये आ सकता है आंसर, या फिर ये भी ना आ सकता, बिकॉज वॉज वर के साथ में तो एनजी फॉर्म आती है थर्ड फॉर्म। ये भी तो दुखी है, इस बात का दुख होता है। वॉज वर के साथ में यानी कि बी की फैमिली के साथ में, वॉज वर बी की ही फैमिली का एक मेंबर है, जो हमने बताया वो आपको, वो रूल ये है कि बी की फैमिली के साथ में या तो आती है आपकी आईएनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म। बी की फैमिली में करता है इज,
एम आर वॉज वर। अब यहाँ पे वर्क के वॉज के साथ में तो थर्ड फॉर्म लगाऊँ बीन, जो कि है नहीं, यहाँ वर आ नहीं सकता सी के साथ में, तो आपका सिर्फ और सिर्फ बचता है ऑप्शन सी। द क्राइम ऑफ बिट्रेइंग वंस कंट्री, यानी कि देश के साथ में धोखेबाजी गद्दारी करना, पहला वर्ड है ट्रेजन देशद्रोह। फ्रैंकनेस खुल मिजाज का, फिडिलिटी वफादारी, एलिगेंस राजभक्ति, इसका आंसर हो जाएगा ट्रेजन। फेनेटिकल एंड अनकम्प्रोमाइजिंग परस्यूट ऑफ आइडियल, कट्टर किसी चीज के प्रति, अगला है नॉन पार्टीसन निर्दलीय, जो किसी का पक्ष ना लेने वाला हो, जिलोट्री कट्टरपन, न्यूट्रल निष्पक्ष, अलूफ अलग अलग या अलग थलग, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला पोर्शन है आपका, आपको बताना है कि कौन सी स्पेलिंग यहाँ पे ठीक है, मेरे साथ स्पेल चेक करें और अपना आंसर आप पुट करें। वर्ड है आपका कंपोजर, यानी कि COMPOSUR, यानी कि धैर्य, COMPOSUR, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए 15 का। और 16 पे चलते हैं। 16 की स्पेलिंग आपकी एलिवेट, यानी कि दुख को कम करना, ALLEVIATE, यानी कि LLE, बस सी आंसर हो जाएगा इसका। चलते हैं PQRS पे। फ्यू, सैड, आई, ग्रैबिंग, सेंटेंस को तोड़ मरोड़ दिया पूरा पूरा। यस, चेयरफुली राउंड माई हेड एट द हेलो ऑफ फ्लाइज विच बजर्ड। ऑप्शन देख लें पहले आप, एक्स वाई, यानी कि जेड से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इस बात का आभास हो चुका है कि विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है? विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और इससे पहले कोई ना कोई नाउन ज़रूर होगा, इससे पहले कोई ना कोई नाउन एक ज़रूर आना चाहिए। और वो नाउन कौन सा हो सकता है ये आपको देखना होगा कि जेड से पहले कौन सा प्रोसीजर आ सकता है, क्योंकि विच है, विच लगता है नो लिविंग के लिए। चीरफुल माई हेड यानी कि सिर, जो कि लिविंग है। एट द होल ऑफ फ्लाइज, ग्रैबलिंग आ नहीं सकता बिकॉज ये कोई नाउन क्या कोई क्लियर नहीं कर रहा है। यहाँ पे विच से पहले आना चाहिए आपको वाई, यानी कि वाई जेड इकट्ठे आएंगे, और वाई जेड कितनों में इकट्ठे हैं? वाई जेड, वाई के बाद जेड नहीं है, वाई जेड यहाँ है, और वाई जेड, यानी कि तो ए या डी, ये तो कन्फर्म हुआ कि इन दोनों में से कोई एक आंसर इसका है। फ्यू सेड आई ग्रैबलिंग एट द होलो ऑफ फ्लाइज विच बज्ड चेयरफुली राउंड माई हेड। बिल्कुल, जब मक्खियाँ भिनभिनाती हैं वो बता रहा है उसको कि सिर के चारों तरफ भिनभिना रही हैं। यस, इसका आंसर हो जाएगा पहला ही। द इन्वेस्टिगेशंस ऑफ द डैश, सेंटेंस में अभी तक भी वर्ब नहीं आई है, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद वाले को तो आप कुछ नहीं मानेंगे। हालांकि प्रपोजिशन के बाद अभी भी सिर्फ ऑफ द आया है, यानी कि यहाँ पे भी अभी आपको नाउन चाहिए, कोई ऑब्जेक्ट चाहिए आपको यहाँ पे, लेकिन साथ ही साथ वर्ब भी चाहिए। इन्वेस्टिगेशंस को देखते हुए प्लूरल वर्ब चाहिए, साथ में नाउन चाहिए। नाउन प्लस प्लूरल वर्ब कितनों में ये देख लीजिएगा। यस, यहाँ पे हैव आ चुका है, यानी कि जेड से सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन तुरंत बाद वर्ब नहीं आ सकती। यहाँ नाउन की रिक्वायरमेंट है पहले, तो जेड से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, हालांकि उसने भी नहीं किया, तो वाई या एक्स। द इन्वेस्टिगेशंस ऑफ द फिलोलॉजिस्ट एंड द साइकोलॉजिस्ट, अभी तक दोनों तरफ यही कंफर्म है, क्योंकि एंड से पहले नाउन तो आया है और उसका दा ये रहा, एंड से पहले नाउन ये रहा और दा ये रहा, क्योंकि एंड के बाद भी नाउन और दा है। देख रहे हैं आप इस बात को? मैंने कहा हमेशा कि एंड, बट, और, इनके दोनों तरफ फॉर्मेशन हमेशा रहना चाहिए सेम, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो एंड से पहले जो नाउन है, एंड के बाद वो देखो, एंड के बाद वाले से पहले दा है, एंड से पहले वाले से पहले भी दा हो जाएगा अगर हम वाई से शुरू करते सेंटेंस को, नहीं किसका आंसर हो जाना चाहिए ए। नेक्स्ट सेंटेंस आपका एक्टिव पैसिव का क्या रहता है? कॉय रियली एंजॉयज दैट पीस, यहाँ पर आपका आ रहा है इंजॉयज, यानी कि आपको दिखना चाहिए यहाँ पे एस या ई एस, आपको लगाना है इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस बनेगा दैट पीस से, दैट पीस इंजॉयमेंट बाहर, दैट पीस पीस के साथ में आप आर नहीं लगा सकते, बिकॉज दिस और दैट का वैसे भी ये रूल है कि दिस और दैट के साथ हमेशा आता है सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। दिस और दैट के साथ सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, दीज और दोज के साथ प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे द दैट पीस इज आर आने से रहा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आकाश सैड महेश हैज गॉन होम, आपको दिख रहा है यहाँ पे हैज अब आ गया, तो आपको ढूंढना है हेड कितना हुआ है, पहले वो देख लीजिए फटाफट से। पहले में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है, चौथे में। आकाश सैड दैट महेश हैड गॉन होम, यहाँ पे देख रहे हैं आप कारस्तानी इसकी देन लगाया, तो ये रेस से बाहर, ये रेस से बाहर, सिर्फ और सिर्फ बचता आपका रेस में शामिल डी, इसका आंसर हो जाएगा डी।
अगला क्वेश्चन आपका क्लोज टेस्ट, जो मुझे नहीं करना है आज की वीडियो में, लेकिन मैं आपको उसका हल्का सा क्लिप दिखा रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्लोज टेस्ट को कर लीजिएगा। ये रहा क्लोज टेस्ट, नीचे ही आधा पोर्शन यहाँ पर है, आधा पोर्शन पीछे है, उस पर भी चलेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ तक, लेकिन ज़्यादा लापरवाही मत करिएगा कि आप क्लोज टेस्ट करें ही ना। यस, करने भी आपको क्लोज टेस्ट, ये रहे ऑप्शन, इसके ये रहे आपके पास। यस, करने भी हैं आपको, लापरवाही से काम नहीं चलना चाहिए बिल्कुल भी कि सर कराएंगे, सर ने तो कह दिया, वादा कर लिया, कभी बनाएंगे वीडियो, क्लोज टेस्ट के रखा बना देंगे वीडियो, नहीं बनाया अगर मैंने तो। यस, क्योंकि मेरे सामने तो आप खड़े नहीं है जो मुझसे आप जिद कर सके, कॉल वगैरह ही आप मुझे कर सकते हैं, मैं ना उठाऊँ तो। इसलिए पहले आप करिए, ईमानदारी से करिए, मुझे बताइए कर लिया तो मैं ये वीडियो बनाऊंगा, हालांकि मैं बनाऊंगा ही बनाऊंगा, चिंता ना करें, लेकिन आपका भी तो कुछ फर्ज बनता है माय डियर, एग्ज़ाम क्लियर करना है आपको। यस, मेरी मेहनत 70%, आपकी मेहनत सिर्फ 30%, इतना तो कर ही सकते हैं आप मेरे साथ में। जितना मैं करा रहा हूँ उसको करिए पहले, फिर मैं जो वर्क दे रहा हूँ आपको आज उसको कीजिए ईमानदारी से। ये दोनों क्लोज टेस्ट आपको पढ़ना है ईमानदारी से, मुझे अपना स्कोर सेंड कीजिए मेरे व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स में ही। यस, जो भी आपको अच्छा लगे प्रोसीजर आप मुझे कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ शाम को, जहाँ मैं आपको करूँगा 42 और 43 सेट एक साथ। साथ ही साथ आपको बता दूं कि आज आर्टिकल का लास्ट पार्ट 5 भी आने वाला है, उसको भी देखिएगा और पूरा आर्टिकल कंप्लीट। फिर मैं आपको मिरर ऑफ कॉमन एरर से आर्टिकल का प्रैक्टिस सेट सोल्व करूँगा। यस, सो गेट रेडी, हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो, नॉट टुमारो, सी यू टुडे इन द इवनिंग, हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो, सी यू टुडे इन द इवनिंग, शब खैर, गुड नाइट।